दोस्तों, आज हम आपको अपने वैज्ञानिकों के उस यंत्र से रूबरू कराएंगे जिसने हमारे ब्रह्मांड के मंगल ग्रह पर कई सालों तक रिसर्च की और वहां से उसने जो जानकारी दी है उसको आपसे साझा करेंगे। इस यंत्र ने मंगल पर लगभग 6 साल में 7.7 किलोमीटर का सफर तय किया और इसने मंगल ग्रह से हजारों तस्वीरों को पृथ्वी पर भेजा और कई महत्वपूर्ण खुलासे किए, जिसमें वैज्ञानिकों के मंगल ग्रह को देखने का नजरिया ही बदल गया। तो आज की इस वीडियो रिपोर्ट में हम इस स्पिरिट रोवर की पूरी यात्रा को रियल फुटेज के साथ करने वाले हैं। तो दोस्तों, ले चलते हैं आपको मंगल ग्रह की दुनिया के सफर में। ब्रह्मांड से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ यूनिवर्स टीवी पर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी यात्रा शुरू होती है 4 जनवरी 2004 से। स्पिरिट रोवर मंगल ग्रह की सतह पर एक जोरदार धमाके के साथ गिरता है। फिर इसके बाद ये रेस्ट में आने से पहले अपने एयर बैग्स के साथ 28 बार बाउंस करता है। ये अपने टारगेटेड साइट ग्रुसेव क्रेटर से 13 किलोमीटर दूर जाकर रुकता है। नासा की टीम इस जगह को अनौपचारिक रूप से कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन नाम देती है। नासा की टीम इस जगह को ये नाम उन एस्ट्रोनॉट की याद में देती है जो साल 2003 में कोलंबिया हादसे में मारे गए थे। अब मंगल ग्रह पर लैंड करने के बाद स्पिरिट पहली बार अपनी आंखें खोलता है और इसने सबसे पहले मंगल ग्रह की ये तस्वीर खींची। ये उस समय की किसी और ग्रह पर ली गई हाईएस्ट डेफिनेशन की पिक्चर थी। इसके बाद ये मिशन अगले कुछ दिनों तक सही तरीके से चलता है, लेकिन फिर अचानक कुछ बदलता है। तारीख थी 21 जनवरी। अब ये मंगल ग्रह पर 17 दिन बिता चुका था और तभी अचानक नासा का इस रोवर से संपर्क टूट जाता है। लेकिन अगले ही दिन रोवर नासा को एक बीप का साउंड भेजता है। रोवर के सिग्नल से वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि ये रिबूट लूप में फंस चुका है, जिसका मतलब था कि ये बार बार अपने आप बंद और चालू हो रहा है। नासा ने इस रोवर को इस हिसाब से डिजाइन किया था कि ये अपने आप रीस्टार्ट हो सके, लेकिन इस फॉल्ट के कारण वैज्ञानिकों को डर था कि रोवर इस खराबी के कारण अपनी पूरी एनर्जी खो देगा और ओवरहीटिंग के कारण काम करना बंद कर देगा। ये फॉल्ट इतना सीरियस था कि नासा अब लगभग ये उम्मीद छोड़ चुका था कि स्पिरिट रोवर मंगल ग्रह पर आगे बढ़ पाएगा। लेकिन खुशकिस्मती से जब इस स्पिरिट रोवर का मंगल ग्रह पर 19वां दिन था, तभी नासा अनाउंस करता है कि स्पिरिट रोवर की रिपोर्ट में खराबी नहीं है, बल्कि खराबी इसकी फ्लैश मेमोरी में है, जो कि एक सॉफ्टवेयर एरर है और इस रोवर की फेस मेमोरी को फॉर्मेट करके सही किया जा सकता है। 32वें दिन इस स्पिरिट रोवर को सही कर दिया जाता है और अब ये वापस अपने मिशन पर लौट चुका था। अब इसके ऑपरेटिंग टीम का अगला लक्ष्य था इसकी रोक एविक्शन टूल यानी कि रेड का यूज करना। इससे पहले मंगल ग्रह की चट्टानों का कभी भी इतना नजदीक से निरीक्षण नहीं हुआ था। दुनिया मंगल ग्रह की चट्टानों के बारे में जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। स्पिरिट ने अपने माइक्रोस्कोपिक इमेजर और स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से एक पिसी हुई चट्टान के पाउडर की जाँच की। इसके बाद इस रोवर ने कंफर्म किया कि ये चट्टान मंगल ग्रह पर हुए ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण बनी है। इसके बाद ये मुसाफिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है और निकल पड़ता है एक दूसरी चट्टान की तरफ से, जिसका नाम था हम्फ्रे। 5 मार्च को इस चट्टान की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद नासा घोषणा करता है कि स्पिरिट ने मंगल ग्रह पर पानी के निशान ढूंढ लिए हैं। ये चट्टान ऐसे मिनरल से बनी थी जो आमतौर पर पानी के बहाव वाली जगह पर पाए जाते हैं। अब यहाँ से स्पिरिट अपनी अगली लोकेशन की तरफ बढ़ जाता है, जिसका नाम था बोनविले क्रेटर। यहाँ पहुँचने के बाद इस रोवर ने सबसे पहले ये पैनोरामा कैप्चर किया। नासा की टीम ने तय किया कि रोवर को इस क्रेटर में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिस पर वो रिसर्च कर सके। अब रोवर यहाँ से आगे निकल जाता है और कोलंबिया हिल्स की तरफ बढ़ने लगता है और वहाँ उससे रास्ते में लोहटन क्रेटर मिलता है। यहाँ से एक पैनोरामा खींचता है। हम इस प्रक्रिया से भी आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर कोलंबिया हिल्स को भी देखा जा सकता है। कोलंबिया हिल्स तक पहुँचने तक स्पिरिट 2004 के अंत तक कई सारी चट्टानों के सैंपल ले चुका था। इसी दौरान स्पिरिट अपने कदमों की इमेज कैप्चर करता है। इस इमेज में वैज्ञानिक देखते हैं कि रोवर का एक व्हील जमीन पर कुछ ज्यादा ही रगड़कर चल रहा था। यह अभी भी काम कर रहा था, लेकिन उस तरह से काम नहीं कर रहा था जैसे उसे करना चाहिए। अब वैज्ञानिकों की टीम रोवर को इंस्ट्रक्शन देती है कि अब वो हस्बैंड हिल की चोटी तक पहुँचे। ये लुकआउट साइट से कैप्चर किया, जिसमें हस्बैंड हिल की सबसे ऊपर चोटी को देखा जा सकता है और अपने शिखर की यात्रा के दौरान स्पिरिट पार्ट गोल्ड रॉक नाम की एक चट्टान का फोटो कैप्चर करता है, जो वैज्ञानिकों के लिए थोड़ी हैरान कर देने वाली इमेज थी। ये मुसाफिर इस चट्टान की करीब से इन्वेस्टिगेशन करता है और देखता है कि मंगल ग्रह पर हेमाटाइट की मौजूदगी है, जो इस ओर इशारा करती है कि मंगल ग्रह पर कभी पानी की मौजूदगी रही होगी। स्पिरिट इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये मंगल ग्रह पर महज 90 दिन तक रह सकता था, लेकिन इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण वैज्ञानिक इस यात्रा को थोड़ा और लंबा कर सकते थे। मंगल की धूल भरी आंधी के कारण अब इसके सोलर पैनल ढक चुके थे और इसका पावर लेवल
लेवल इसके मैक्सिमम पावर लेवल से 63% तक पहुंच गया, लेकिन यह भी ज्यादा पर्याप्त था कि रोवर मंगल ग्रह को और एक्सप्लोर कर सके। लेकिन तभी अचानक मार्च 2005 में रोवर के साथ कुछ ऐसा होता है जो वैज्ञानिकों के लिए हैरान कर देने वाला था। हवा का एक बड़ा सा झोंका स्प्रिट के सोलर पैनल पर लगी धूल को हटा देता है, जिसके कारण इसका बैटरी लेवल 93% तक पहुंच जाता है, जो इसके सही तरीके से काम करने के लिए पर्याप्त था। ठीक इस झोंके के 3 दिन बाद ही स्प्रिट एक और हवा के झोंके को कैप्चर करता है, जो कुछ इस तरह था। धीरे धीरे लेकिन सुरक्षित रूप से स्प्रिट हस्बैंड हिल की चोटी पर पहुंच जाता है। चोटी पर पहुंचते ही इसने सबसे पहले दक्षिण की तरफ ये हैरान कर देने वाली फोटो क्लिक की। अब रोवर की अगली लोकेशन थी होम प्लेट। वैज्ञानिक रोवर को होम प्लेट की ओर जाने के इंस्ट्रक्शन देते हैं। यह पैनोरामा स्प्रिट ने हस्बैंड हिल से नीचे उतरते समय कैप्चर किया। रास्ते में रोवर कोमांची नाम की चट्टानी आकृतियों के पास रुकता है। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद वैज्ञानिक देखते हैं कि ये जगह एक समय नॉन एसिटिक वाटर से भरी हुई थी। रोवर की ये इन्वेस्टिगेशन उस धारणा को पूरी तरह गलत साबित करती है, जिसके अनुसार मंगल ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूल पानी उपलब्ध नहीं था। होम प्लेट की तरफ बढ़ते हुए स्प्रिट ने कुछ इस तरह के खतरनाक क्षेत्रों को पार किया था। फरवरी 2006 में स्प्रिट होम प्लेट तक पहुंच जाता है। मंगल की गर्मियों के मौसम में वैज्ञानिकों की टीम रोवर को सर्दियों के लिए तैयार करने में जुट जाती है। सर्दियों के मौसम में रोवर के सोलर पैनल इतनी सनलाइट नहीं रिसीव कर पाते जितनी उसे जरूरी थी। टीम ने तय किया कि रोवर को मुकुल हिल नाम की पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना होगा, जिससे रोवर तक पर्याप्त सनलाइट पहुंच सके। मार्च 2006 तक स्प्रिट के आगे की वाइल्स एकदम काम करना बंद कर चुकी थी। नासा की टीम ने तय किया कि अब रोवर को अपने अगले पहियों को खींचते हुए वापस पीछे की तरफ लौट जाना चाहिए। ये पिक्चर रोवर ने मुकुल हिल से वापस पीछे की ओर आते हुए कैप्चर की। सर्दियां नजदीक आ रही थी और वैज्ञानिकों को अब भी नहीं पता था कि स्प्रिट तय समय पर सही जगह पहुँच पाएगा या नहीं। वैज्ञानिकों ने मुकुल हिल की चोटी पर जाना कैंसिल किया और उन्होंने प्लान में बदलाव करते हुए तय किया कि अब रोवर इसके पास ही मौजूद स्पेक्टस विंटर हेवन के नाम से जाने जाने वाली चोटी पर जाएगा। और अब स्प्रिट को यहाँ पर लगभग अगले 8 महीनों के लिए पार्क कर दिया गया। स्प्रिट यहाँ पार्क होने के बाद भी लगातार मंगल की एनवायरनमेंट की ऑब्जर्वेशन कर रहा था। इन 8 महीनों के दौरान वैज्ञानिकों ने सर्दियों में कम पावर के कारण रोवर को किसी भी तरह की ड्राइव की कोशिश नहीं की। 2007 में कुछ नए सॉफ्टवेयर के साथ स्प्रिट सर्दियों की नींद से जागता है और अपने मिशन को कंटिन्यू करता है। इस बार नए सॉफ्टवेयर के साथ ही स्प्रिट अब ये तय कर सकता था कि उसे कौन सी तस्वीर पृथ्वी पर भेजनी है और कौन सी नहीं। नासा की टीम को इस मिशन को लेकर अभी भी बहुत सी उम्मीदें थी। रोवर के अगले पहिए अभी तक जमीन पर रगड़ कर चल रहे थे, लेकिन फिर भी ये रोवर सही तरीके से काम कर रहा था। रोवर की यात्रा जारी थी कि तभी अचानक नासा की टीम कुछ ऐसा देखती है जो हैरान कर देने वाला था। नासा की टीम देखती है कि जहाँ से रोवर अभी अभी निकला है वहाँ उसके पीछे कुछ सफेद पाउडर जैसा बाहर निकला है। थोड़ा निरीक्षण करने के बाद टीम ने ये देखा कि ये सिलिका है। सिलिका इस बात का संकेत देता था कि मंगल की धरती पर प्राचीन समय में कोई माइक्रो बैटरी लाइफ रही होगी। 2007 के अधिकतर समय में स्प्रिट रोवर होम प्लेट पे ही रहा। इस समय इसने होम प्लेट के वेस्टर्न एज से कुछ इस तरह का पैनोरामा कैप्चर किया। शुरुआत में तो इस पैनोरामा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे जाकर एक पॉपुलर वेबसाइट ने इस तस्वीर पर कुछ ऐसा देखा जिसने सबको हैरान करके रख दिया। इस पैनोरामा में एक जगह पर इंसान की तरह दिखने वाली एक आकृति दिख रही है। इसके बाद दुनिया भर में कई तरह के कयास लगाए गए। किसी ने कहा कि ये कोई एलियन है, तो किसी ने कहा कि ये इंसानों की तरह कोई दूसरा जीव है। लेकिन इसके बाद वैज्ञानिकों ने इन सभी चीजों को नकार दिया और उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया, पैरोडोलिया थ्योरी को, जिसमें कभी कभी हम इंसानों को कभी किसी चीज के होने का भ्रम होता है। जून 2007 के अंत तक मंगल ग्रह पर धूल भरे तूफान आने शुरू हो चुके थे। 20 जुलाई तक आते आते स्प्रिट कम पावर के कारण सिस्टम फेलियर की प्रॉब्लम फेस करने लगा। इस स्क्रीन पर दिख रही दोनों तस्वीरों में से पहली तस्वीर उस समय की है जब मंगल ग्रह पर तूफान नहीं रहे थे और दूसरी तस्वीर इस जगह के तूफानों के बाद की तस्वीर है। दोनों में फर्क साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस समय असली प्रॉब्लम थी स्प्रिट का हीटिंग सिस्टम। इस रोवर को इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये खुद को इंटरनली हीट करता था, लेकिन इन तूफानों के कारण इसके सोलर पैनल पर धूल जम चुकी थी। इस धूल के कारण ये इतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहा था कि खुद को गर्म रख सके। लेकिन खुशकिस्मती से अगस्त तक आते आते ये तूफान कम हो चुके थे और अब स्प्रिट को इतनी हीट मिल रही थी कि वो खुद को एक सेफ लेवल तक गर्म रख सके। नासा ने ये तय किया कि जब तक ये तूफान पूरी तरह शांत नहीं होते तब तक रोवर को स्लीप मोड में रखा जाएगा। लेकिन 10 नवंबर तक ये तूफान वापस आने लगते हैं और इस बार रोवर की बैटरी एक क्रिटिकल लेवल तक पहुंच चुकी थी। नासा को अभी उम्मीद थी कि रोवर इन तूफानों से निकल जाएगा और उसने रोवर के अधिकतर इंस्ट्रूमेंट बंद कर दिए ताकि इसकी पावर को सेफ रख सके। स्प्रिट अगले 3 महीने तक इस तरह की परिस्थितियों में रहा और इस दौरान नासा की टीम लगातार ये कोशिश
करती रही कि इसके एनर्जी और इसके फंक्शन में इस तरह का बैलेंस सेट कर सके कि ये काम करता रहे। फरवरी 2009 में स्पिरिट को किस्मत का एक झोंका लगता है। एक हवा के झोंके के साथ इसके सोलर पैनल पर मौजूद सारी धूल साफ हो जाती है। अप्रैल 2009 तक आते आते इसकी और ज्यादा सफाई हो चुकी थी और अब इसकी पावर लेवल उस लेवल तक जा चुकी थी कि ये अपनी यात्रा वापस कंटिन्यू कर सके। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही नासा रोवर को वापस चालू करती है, वैसे ही वो देखती है कि रोवर का एक व्हील मुलायम रेत में धंस चुका है। अब वैज्ञानिकों की टीम उस व्हील को निकालने में जुट जाती है। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए नासा पृथ्वी पर इसी के जैसा एक और अंतरिक्ष यान बनाती है और उसे भी इसकी सेम कंडीशन में रखा जाता है। ये रोवर गुरुत्वाकर्षण को बराबर करने के लिए स्पिरिट के मुकाबले थोड़ा लाइट वेट था। दुर्भाग्य से नासा की टीम अपने काम में असफल रहती है और रोवर वहीं फंसा रहता है। रोवर के एक जगह फंस जाने के कारण अब उसकी बैटरी भी धीरे धीरे कम हो रही थी और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि मई 2010 तक उसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो सकती है। दोस्तों, रोवर के पहियों को वैज्ञानिक अभी भी निकालने में सफल नहीं हुए थे कि एक और नई मुसीबत आ जाती है। रोवर का एक और पहिया काम करना बंद कर देता है। अब इसके 6 में से सिर्फ 4 व्हील ही काम कर रहे थे। काफी महीने तक स्पिरिट को आगे बढ़ाने की कोशिश करने के बाद अब नासा की टीम ने तय किया कि वे इस मिशन को एक स्टेशनरी मिशन में तब्दील कर दे। अब रोवर का काम था मंगल की रोटेशन को स्टडी करना, जिससे ये पता लगाया जा सके कि इसकी कोर में क्या है। नासा इस मिशन को आगे बढ़ाने ही वाला था कि मार्च 2010 में ये रोवर पृथ्वी से अपना संपर्क खो देता है। आखिरी बार रोवर का पृथ्वी से 22 मार्च को संपर्क हुआ था। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि रोवर का बैटरी लेवल कम हो गया है। रोवर का सफर यही खत्म होता है, लेकिन अभी भी उसका जुड़वा अपॉर्चुनिटी रोवर मंगल ग्रह पर मौजूद है। इसके बारे में जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ यूनिवर्स टीवी पर।